जय हिंद एवरीवन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज में आज हम 14th ऑर्गेनाइजेशन करने वाले हैं। 14वें नंबर की ऑर्गेनाइजेशन रहेगी और याद रखना ये ऑर्गेनाइजेशन चलती जाएगी और में एक अच्छी खासी, ये क्या पीछे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, थोड़ा उसकी आवाज आए, डिस्टरबेंस हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आएगी, है ना। आपको बस मेरी वॉइस पर ध्यान देना है, बैकग्राउंड में क्या चल रहा है उसको नहीं देना है। चलिए, तो 14th जो ऑर्गेनाइजेशन है आज हम उसे कंप्लीट करेंगे और वो कौन सी रहेगी? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसको भारत लेके काफी सीरियस है, भारत इसको लेके काफी ज्यादा सीरियस है। तो आज इसकी बात करते हैं, आईएसए की बात करेंगे। कुछ ग्लोबल एफर्ट्स हैं कुछ, ठीक है, इसके अगेंस्ट में क्या क्या क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं, क्या सोलर एनर्जी के क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, और हम जिस सोलर एनर्जी पर बात कर रहे हैं वो हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकती है, उस चीज को भी आज हम देखेंगे। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते बेटा कि सोलर अलायंस है क्या। याद रखना, एक एक्शन ओरिएंटेड, मेंबर्स ड्राइवन, एक कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है जहां पर काफी सारे लोग आकर सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी पे आकर बात करते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, दिख रहा है आपको, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर जितने भी मेंबर्स हैं इसके, वो इसके अंदर आकर बात करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, मेंबर्स ड्राइवर और एक्शन ओरिएंटेड है। ऐसा नहीं है कि लोग मानते नहीं है जो इसके द्वारा दी गई बातें हैं, हालांकि बाइंडेड तो नहीं होती हैं, लेकिन ये है कि लोग हमारे लिए अच्छा है ना, इसलिए क्लाइमेट चेंजेस की बात हो रही है इसके अंदर, क्या क्या दिक्कतें आ रही है उनके ऊपर बात हो रही है, जो अच्छा है तो लोग उसे एक्सेप्ट भी करते हैं, है ना। तो वो सारी जगह यही है, वो एक जगह, ठीक है। इनका मोटिव क्या है? तो भैया इनका मोटिव है फैसिलिटेट एनर्जी एक्सेस, हर जगह तक एनर्जी पहुंचे, इंश्योर एनर्जी सिक्योरिटी, और भैया एनर्जी सिक्योरिटी को भी इंश्योर किया जाता है। फालतू की हम देखते हैं लाइट बंद कर देते हैं, ज्यादा चालू नहीं छोड़ते हैं जिससे लाइट वेस्ट ना हो, तो उसको बचाने की कोशिश करते हैं, एनर्जी सिक्योरिटी के अंदर आता है वो। ड्राइव ऑन एनर्जी ट्रांजेक्शंस, है ना। तो ये सब क्या है, इसके मोटिव्स हैं। अच्छा, कंसीव अ जॉइंट एफर्ट बाय इंडिया एंड फ्रांस मोबिलाइज एफर्ट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। इंडिया और फ्रांस ने मिलकर ये तय किया है कि हम आगे चलकर जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है जितना भी, उसको बेहतर करेंगे, क्लाइमेट चेंज नहीं होने देंगे, और जितनी भी दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो जो क्या कह सकते हैं उसको लूप होल्स है, उनको भरने का काम करेंगे। और याद रखना, इंडिया और फ्रांस के जॉइंट वेंचर की वजह से ही, या कह सकते हैं जॉइंट होने की वजह से ही, इनके जॉइंट आने की वजह से ही काफी सारी इंप्लीमेंट चीजें हो पाई हैं, काफी सारी नए लॉ, नए एक्ट निकल पाए हैं। चलिए, इनका विजन क्या है? लेट अस टुगेदर मेक द सन ब्राइटर। ये इनका क्या है? विजन है आईएसए वालों का। इनका मिशन है भैया, कोई भी घर, हर एक घर, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो, एवरी होम नो मैटर हाउ फार अवे, वी विल लाइट एट होम। इनका मिशन है कोई भी, हर घर में, चाहे वो घर कितनी भी दूर क्यों ना हो, हम वहां तक लाइट पहुंचाएंगे। ये इनका मिशन है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी स्कीम निकाली हुई है, स्कीम का नाम है हर घर रोशनी, हर घर बिजली। बताऊंगा मैं भी आपको क्या क्या स्कीम निकाली हुई है, तो वो सारी इसके अंदर आती है। हेडक्वार्टर कहां पर है? आपको जानकर अचंभा हो सकता है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली इंडिया, मतलब वही गुरुग्राम, वहां पर ही है। तो हेडक्वार्टर इसका कहां पर है? सेक्रेटरीट जो है इसका कहां पर है? गुरुग्राम के अंदर है, इंडिया के अंदर है। ओके, सेक्रेटरीट ही वो बॉडी है जो सारे काम करती है, वही बॉडी सेक्रेटरीट है। चलिए, कुछ मेंबर्स नेशन है, कुछ मॉड्यूल्स हैं, उन मॉड्यूल्स को समझते हैं क्या क्या है। कि आज इसके अंदर 106 कंट्रीज इसके अंदर आती हैं, इसके फ्रेमवर्क पर साइन किया हुआ है सबने, और आज इसके जो मेंबर्स हैं वो 106 कंट्रीज हैं। अब आप सोचिए, ठीक है। मॉड्यूल 2 क्या है कि 106 में से 86 नेशंस तो ऐसे हैं जिन्होंने साइन भी किया है, प्लस रेटिफाई द आईएसए फ्रेमवर्क। अब कहोगे आप कि रेटिफाई करने मतलब जो इसकी पॉलिसी है उनको भी एग्जीक्यूट किया है अपनी कंट्री के अंदर और इनको माना है, तो वो है। तीसरा है भैया इसका कौन कौन मेंबर हो सकता है, तो याद रखना, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, देखता है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, मतलब जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन जो है उसका जितनी पार्ट है, यूनाइटेड नेशन का 193 नेशंस पार्ट है। तो उनसे कहा गया है कि जो जो यूनाइटेड नेशन का पार्ट है, जो जो यूनाइटेड नेशन का पार्ट है,
वो सारी कंट्री एलिजिबल हैं आईएसए का मेंबर बनने के लिए। समझ में आया? किसी के पास पावर नहीं रहेगी, किसी एक आदमी के हाथ में पावर नहीं है, सबके लिए बराबर रहेगी। और जितनी भी नेशंस वर्ल्ड के अंदर, यूनाइटेड नेशन के अंदर हैं, वो सभी एलिजिबल है आईएसए का मेंबर बनने के लिए। इसका मतलब ये कह सकते हैं जो यूनाइटेड नेशन का मेंबर नहीं आईएसए का हो सकता है? बिल्कुल नहीं। जब उन्होंने बोल रखा है कि यूनाइटेड नेशन का जो मेंबर होगा वो एलिजिबल होगा आईएसए ज्वाइन करने के लिए। चलिए अब देखते हैं कि ये कि लीडरशिप, इसकी ग्लोबल स्टैंडिंग कहां पर है। लीडरशिप जाना जरूरी है ना इसकी। तो याद रखना जो इसकी ऑब्जर्वर स्टेट्स अथा ऑब्जर्वर स्टेटस जो है वो यूएनजीए को दिया हुआ है। किसको दिया हुआ है? यूएनजीए को। तो जो आईएसए का जो ऑब्जर्वर स्टेटस किसको दिया गया है? यूएनजीए को दिया गया है। तो यूएनजीए ही जब भी आईएसए की मीटिंग होती है तो यूएनजीए का जो अध्यक्ष होता है वो यहां पर आकर बैठता है आईएसए के अंदर एज अ ऑब्जर्वर। तो जितने भी लोग हैं इसके अंदर वो क्या है? वो एज अ ऑब्जर्वर है। मतलब ये भी है फिर तो इसका मतलब कि ये यूएनजीए जो है वो इसका क्या है? ऑब्जर्वर है। तो जो इसके मेंबर नहीं है आईएसए के, वो और जो यूएनजीए के मेंबर है वो यहाँ का बैठ सकते हैं? बिल्कुल बैठ सकते हैं, क्योंकि वो ऑब्जर्वर है ना। तो यूएनजीए को ऑब्जर्वर बनाया गया है। ठीक है, वो क्या करता है? ये हेल्प करता है, प्रोवाइड द रेगुलर एंड द वेल डिफाइंड कॉपरेशन बिटवीन अलायंसेस एंड द यूनाइटेड नेशन। तो ये क्या काम करता है? ये काम करता है कि भैया एक रेगुलर एंड वेल डिफाइंड कॉपरेशन बना रहे एक आईएसए के अंदर, आईएसए नेशंस जो है उनके अंदर, और एक जो अपने यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर, या फिर यूनाइटेड नेशन के बीच में एक कड़ी का काम करता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये इसके बेनिफिट होते हैं, क्या क्या होते हैं? ग्लोबल एनर्जी ग्रोथ होती है एंड डेवलपमेंट होती है। जब भी, अच्छा इससे फायदा ये भी है कि जब भी सोलर अलायंस कोई काम करेगा, तो उसमें एक सोलर अलायंस, सॉरी, अगर यूएन, जैसे यूएन को अगर कोई काम करेगा तो बोलेगा भाई सोलर अलायंस को बुला लेते हैं, है ना, उसको अच्छा एक्सपीरियंस है कि नहीं है। तो फिर इसलिए उनको बुला लिया जाता है। तो इससे क्या होता है भैया? काफी सारा फायदा होता है। एक ग्लोबल एनर्जी ग्रोथ देखने को मिलती है हमें, और एक डेवलपमेंट भी देखने को मिलती है। चलिए डायरेक्टर जनरल कौन है इसके, देखते हैं। तो डायरेक्टर जनरल जो होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को, एक डायरेक्टर जनरल हेड करता है, और वो डायरेक्टर जनरल लेड द ऑपरेशंस और कैरी आउट मतलब एग्जीक्यूट फंक्शंस एंड द आईएसए सेक्रेटरिएट। जब भी जो भी यहां पर आईएसए का जो डायरेक्टर जनरल होता है वो सेक्रेटरिएट, मतलब सेक्रेटरिएट का ही हेड होता है, जो गुरुग्राम के अंदर बैठते हैं वो लोग। तो वो जितनी पॉलिसीज बनती हैं, पॉलिसी मेकिंग जो होती है, उनको एग्जीक्यूट करने का काम जो होता है, उनको बनाने का काम जो होता है, वो कौन? ये सेक्रेटरिएट करता है इनका। अब वो सेक्रेटरिएट ही इन सारी चीजों को एग्जीक्यूट करने का काम करेगा। तो याद रखना, वो सारे फंक्शंस को एग्जीक्यूट करने का, उन्हें ऑपरेट करने का काम कौन करता है? डायरेक्टर जनरल करता है। और वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है आईएसए की असेंबली के लिए। यही वाली बात आ गई कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वैसे ही जो डायरेक्टर जनरल है वो भी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? वो भी आईएसए असेंबली के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इनका टेन्योर कितना होता है? तो 4 साल का टेन्योर होता है। कितने साल का होता है? 4 साल का टेन्योर होता है, और उसे री इलेक्ट भी कर दिया जाता है, मतलब दोबारा री इलेक्ट भी हो सकता है, उसके लिए एलिजिबल है। इलेक्ट कौन करता है? तो वो असेंबली करती है। कौन सी असेंबली करती है? आईएसए करती है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली। इसको क्या करती है? इसको इलेक्ट करती है। चलिए, ऐसे ही जनता की वजह से चुन के आ गया हो, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। चलिए ऑब्जेक्टिव्स को समझिए। ये ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं इसके? पहला है भैया एनालिटिक्स एंड एडवोकेसी, कि भैया जितनी भी जहां जहां पर वर्ल्ड में सोलर अलायंसेस, जहां जहां कंट्रीज हैं, जहां जहां पर सोलर रिन्यूएबल एनर्जी नहीं पहुंच पा रही है, तो वहां तक सोलर एनर्जी को प्रोवाइड कराना, उसकी एडवोकेसी करना, वहां पर एनालाइज करना कि कहां कहां नहीं है, तो उसे एनालाइज करना भी इसका काम है। दूसरा कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब जहां जहां नहीं है वहां पर जाकर उन्हें लगाना या फिर उन्हें एग्जीक्यूट करना, है ना। फिर है अपना प्रोग्रामेटिक सपोर्ट, कि मतलब जहां जहां सपोर्ट नहीं है, जहां जहां प्रोग्राम पहुंच नहीं पा रहे हैं, वहां पर स्कीम निकालकर वहां तक प्रोग्राम पहुंचाना। फॉर एग्जांपल के लिए मोदी जी ने एक स्कीम निकाली, उन्होंने कहा सुनो एमपी में थोड़ी सी बिजली कम है, तो ऐसा करते हैं वहां पर हर घर बिजली पहुंचाएंगे। तो वो एक टीम तैयार करेंगे। वो टीम पहले क्या करेगी? वो टीम पहले एनालाइज करेगी कि यहाँ पर कितनी कमी है, क्या क्या कमी है। ठीक है, एनालाइज करने के बाद रिपोर्ट भेजेगी, फिर उसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग होगा। उसी हिसाब से वहां पर देखा जाएगा कि कितने सामान की जरूरत है, तो जितने सामान की जरूरत है, जितने लोगों की जरूरत है, जितने घरों को जरूरत है, उस हिसाब से वहां पर सामान पहुंचाया जाएगा।
फिर वहीं पर प्रोग्राम सपोर्ट आएगा कि भैया किस प्रोग्राम के तहत स्कीम ये है निकली है, हर घर जाकर वो अपना क्या करेंगे, प्रचार करेंगे और उसको फैलाएंगे कि देखिए ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, ये मोदी जी ने स्कीम निकाली है, तो आप इसका फायदा उठाइए। तो प्रोग्राम का भी सपोर्ट मिलेगा। फिर लास्ट आते अपनी रेडीनेस एंड एनेबलिंग एक्टिविटीज, फिर लास्ट अपना एग्जीक्यूशन हो जाता है। सिंपल सी बात है ना। द प्रायोरिटीज एरियाज आर बेसिकली इंटेंड टू क्रिएट एंड फेवरेबल एनवायरमेंट फॉर सोलर एनर्जी इन्वेस्टमेंट एंड टेक रूट ऑफ द कंट्री। वही चीज है कि हमें अपना जो भी एरिया है उसे क्रिएटिव एंड फेवरेबल एनवायरमेंट के साथ लेके चलना है, एंड सोलर एनर्जी है उसमें इन्वेस्टमेंट हमें ज्यादा से ज्यादा करना है, जिससे हमारी जो कंट्री के रूट्स हैं वो मजबूत हो सके। चलिए, डेवलपमेंट एंड डिप्लॉय कॉस्ट इफेक्टिव एंड ट्रांसफॉर्मर सोलर एनर्जी सॉल्यूशन। भैया हमारा ऑब्जेक्टिव ये भी है कि डेवलपमेंट हो और डिप्लॉय हो कॉस्ट इफेक्टिव हो, ऐसा नहीं सस्ता सा हो थोड़ा सा। क्या है कि महंगी चीजें काफी महंगी पड़ जाती हैं और हम इतने भी डेवलप्ड नहीं है, तो क्या है, अभी डेवलपिंग नेशंस हैं, तो इसी हिसाब से हमें क्या कॉस्ट इफेक्टिव ट्रांसफॉर्मर सोलर एनर्जी को लेकर चल रहे हैं। तो सोलर एनर्जी क्या है, किफायती होती है, घर घर पहुंच सकती है, रोशनी तो ये सबके पास आती है ना, तो रोशनी जब सबके पास आ रही है तो आप लगा लीजिए सोलर प्लेट्स, तो इससे क्या होगा, एक किफायती एनर्जी आपकी तरफ पहुंच पाएगी और कॉस्ट इफेक्टिव भी होगी। हेल्प मेंबर कंट्रीज, ये क्या करती है, अपने जो मेंबर्स कंट्रीज हैं उनको भी हेल्प करती है कि भैया अपने यहाँ पे लो कार्बन करो, है ना, अपने यहाँ पे जो ग्रोथ है रिन्यूएबल एनर्जी को ज्यादा बढ़ावा दो, फोकस करो। एटलीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जो होती हैं, एलडीसी जो होती हैं, स्मॉल डेवलप्ड जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं, उन पे काम करते हैं। तो इनके ऑब्जेक्टिव यही है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, और जो स्मॉल आइलैंड डेवलप्ड स्टेट्स जो हैं, उनकी भी हेल्प करने का काम किसका होता है, ये हमारे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का होता है। चलिए अब देखिए इसके गवर्नेंस एंड फ्रेमवर्क को समझते हैं और इसकी असेंबली को देखिए। देखिए इनकी एक ही असेंबली होती है, मैंने क्या बताया था, इसके 106 मेंबर हैं, तो 106 मेंबर इसके अंदर बैठते हैं, यही हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, यहीं पर सारे डिसीजन होते हैं। और याद रखना यहां पर हर नेशन का एक रिप्रेजेंटेटिव बैठा होता है, मतलब 106 मेंबर है तो 106 मेंबर ही इसके अंदर बैठे होंगे और वही तय करेंगे कि भैया किसका भविष्य, किस देश का कैसा भविष्य रहेगा। अरे मजाक कर रहा हूं, ऐसा नहीं है, भविष्य थोड़ा तय कर लेंगे वो, तो यही है। तो याद रखना 106 मेंबर होते हैं। अच्छा, इनका काम कौन करता है, तो वो सेक्रेटरिएट करता है, गुरुग्राम के अंदर है। तो सेक्रेटरिएट क्या करता है, इनकी पॉलिसी बनाने का काम करता है, इनको भेजता है, बताता है, बताओ इनको बताता है, बताओ सर क्या करना है। फिर यहाँ पर चर्चाएं होती हैं कि देखिए इस देश के लिए इतनी एनर्जी की जरूरत है, हमें ये वहां पर स्कीम चलानी चाहिए, इतना हमें पैसा फंड देना चाहिए उन्हें, तो ये सारी चीज इसके अंदर होती हैं। फिर ये वापस सेक्रेटरिएट को भेजते हैं, कहते हैं देखो भैया हमने डिसीजन ले लिया, एग्जीक्यूट कर दो। सेक्रेटरिएट एग्जीक्यूट कर देता है। चलिए देखिए आईएसए फंक्शंस को कौन करता है, इनकी असेंबली करती है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन का काम कौन करता है, असेंबली करती है, मतलब जो कंट्री के बीच में कोऑर्डिनेशन है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन का काम कौन करता है, यही करते हैं। असाइनमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम, मैंने क्या बताया था, जितने भी काम होते हैं, इंप्लीमेंट होते हैं, असाइनमेंट होते हैं, कहां होते हैं, सब यहीं पे होते हैं। अप्रूवल ऑफ ऑपरेटिंग बजट, मैंने बताया था अभी आपको कि किस कंट्री में कितना बजट चाहिए, कितना फंड चाहिए, उसका भी अप्रूवल कौन देता है, भैया एएसए देता है। सिलेक्शन ऑफ द डायरेक्टर जनरल, जैसा भी हमने पीछे देखा था, जो इसका डायरेक्टर जनरल होता है, तो जिसको सेक्रेटरिएट का जो हेड है इनका, उसका भी सिलेक्शन कौन करता है, इनकी असेंबली करती है, 106 मेंबर करते हैं। एंड अचीवमेंट ऑफ एएसए ऑब्जेक्टिव्स, और जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं इनके, जो हमने भी पीछे देखे थे ये वाले, इनको अचीव करने का काम भी इन्हीं के ऊपर होता है कि भैया हमें ये अचीव करना है, ये हमारे गोल्स हैं, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको भी अचीव करने का काम यही करते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इनके गवर्नेंस एंड फ्रेमवर्क और सेक्रेटरिएट के जो काम है। अब सेक्रेटरिएट काम करता है, सेक्रेटरिएट असिस्ट करने का काम करता है, पहला काम करता है असिस्ट करने का। अगर किसी कंट्री को किसी जरूरत है तो वो उसको असिस्ट करेगा, वो असेंबली को भी असिस्ट करता है, प्लस वो किसी कंट्री को भी असिस्ट करता है, मतलब सहायता करने का काम करता है कि आपको जरूरत है तो मैं दिलवा सकता हूं। फिर असिस्ट करने के बाद उसे प्रोवाइड कराता है, वो इसी में क्या कराता है, उसको प्रोवाइड कराता है, गाइडेंस प्रोवाइड कराता है, इसको सपोर्ट कराता है बाकी और मेंबर्स कंट्रीज का, फिर इनको इंप्लीमेंट कराने का काम करता है प्रोग्राम को। अगर कोई कंट्री की हेल्प चाहती है दूसरी कंट्री, तो उसका भी यही प्रोवाइड कराते हैं। कुछ गाइडेंस चाहिए तो सेक्रेटरिएट कराता है, ठीक है, तो वो भी काम हो गया इनका। फिर इनका काम होता है एक्ट करना, एक्ट करने का मतलब होता है लागू करना, ठीक है। तो ये एक्ट करते हैं, एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द असेंबली, किसके, क्योंकि पावर तो असली असेंबली के पास है, डिसीजन मेकिंग पावर, तो असेंबली ने बोल दिया सुनो ऐसा है, इसमें ये काम करना है, तो वो काम ये कर देते हैं।
तो भैया एक्ट करने का काम इनका होता है ऑन द बिहाफ ऑफ द असेंबली एंड ऑल्सो अ ग्रुप मेंबर्स ऑफ द पार्टिसिपेटिंग इन द पर्टिकुलर प्रोग्राम। और जिस प्रोग्राम में जिन मेंबरों ने पार्टिसिपेट किया है उनके बिहाफ पर तो सेक्रेटरीट वहां पर एक्ट करता है, मतलब कि हेल्प करके उसको एग्जीक्यूट कर देता है। चलिए नेक्स्ट है कि भैया अब है ऑपरेट करना। ऑपरेट करने का मतलब है जहां तक चीजें हो सकती है, मतलब असिस्ट हो गया, प्रोवाइड भी करा दी उन्हें चीजों को, सहायता भी करा दिया, प्रोवाइड भी करा दिया, एक्ट भी करा दिया। अब है ऑपरेट करना, चलाना भी तो होता है भैया। एग्जाम्पल के लिए आप समझिए, जैसे मुझे जरूरत है, प्रधानमंत्री एक सोलर स्कीम निकली हुई है, मैं उससे एक सोलर प्लेट खरीद लेता हूं, वहां से सोलर सिस्टम लेकर छत पर लगा लिया, मैंने सहायता ले ली, उन्होंने मुझे प्रोवाइड भी करा दिया, मैंने उसको लगा भी दिया, लेकिन चलाना भी तो सीखना है कि नहीं सीखना मुझे, कि भाई साफ कैसे करना है उसे, मतलब अच्छे से, ऐसा तो है नहीं धूल चढ़ जाती है उसके ऊपर, तो धूल भी हटानी है मुझे, कितने टाइम बाद हटानी है, कितना उस पर इन्वेस्टमेंट जाएगा, तो ऑपरेट करना भी आना चाहिए ना, तो उसको ऑपरेट करने का काम भी इन्हीं का रहता है। तो सेट एंड ऑपरेट ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंट एंड क्रॉस कटिंग एक्टिविटीज रिक्वायर्ड द फंक्शनिंग ऑफ द आईएसए प्रोग्राम। वही सारी चीजें हैं कि असेंबली इनको अप्रूव कर देती है, फिर ये इसे ऑपरेट करते हैं। तो जहां जहां जो जो स्कीम हुई है, जहां जहां जो स्कीम आई है, उसे असिस्ट करना, प्रोवाइड करना, एक्ट कराना, फिर उसको ऑपरेट कराना भी इनका सेक्रेटरीट का काम होता है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। एक मेगा प्रोजेक्ट निकाला है इन लोगों ने, क्या निकाला है? वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। अच्छा ये क्या है? दुनिया को ये पता है कि हमारे पास एक ही ग्रह है जहां हम रहते हैं, उनको यह भी पता है कि हमारे पास एक ही सूर्य है, और वही सूर्य हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। एनर्जी मतलब रिन्यूएबल एनर्जी देता है। चलिए, तो इनका विजन जो है, इनका विजन यही है भैया, हमारे पास एक ही सन है, एक ही वर्ल्ड है और एक ही ग्रिड है, तो हमें उसको बचा के चलना है, उसी का हमें यूज करना है। तो याद रखना इनका विजन भी यही है कि भैया विजन क्या है कि द सन नेवर सेट। आपको भी पता है सूर्य कभी अस्त नहीं होता। आपको लगता होगा आज शाम हो गई, सूर्य डूब गया, और डूब गया है सूर्य तो चलो सो जाते हैं। देखो सन क्या है, अस्त नहीं होता, पृथ्वी घूमती है। जब पृथ्वी घूमती है, जब एक उसका साइड होता है उस तरफ सन रहता है, एक दूसरा साइड होता है उस तरफ सन नहीं रहता, इसलिए वो रात हो जाती है, नाइट का समय होता है। सिंपल सी बात है। तो ऐसा ही है, तो सन कभी अस्त नहीं होता है। तो उन्होंने क्या कही, इसकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है ग्लोबली एंड द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ टाइम, जहां जहां सूर्य पहुंच रहा है, जहां जहां सूर्य की रोशनी जा रही है, तो वहां पर हम क्या करेंगे? अपने इंस्टॉलमेंट लगाएंगे। सिंपल सी बात है, इनका विजन यही है कि सन जब डूबता ही नहीं है तो उसकी एनर्जी भी खत्म नहीं होती, तो फिर एनर्जी हम क्यों ना उसकी ले ही ले, वेस्ट ही जा रही है ना, कहने का मतलब। तो वो बैकिंग, तो बैक कौन भैया इनको सपोर्ट करता है ना? वर्ल्ड बैंक। याद रखना, इनको पीछे से जो फाइनेंशियली सपोर्ट कौन करता है? इनको वर्ल्ड बैंक करता है। अच्छा एक और चीज है, आपने सुना होगा वर्ल्ड बैंक एंड IMF। तो इनमें से जो ज्यादा लोग है ना, वर्ल्ड बैंक से लोन लेना पसंद करते हैं, IMF से नहीं लेते। वर्ल्ड बैंक जो लोन देता है वो देता है रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए, कम ब्याज पर देता है। IMF जो लोन देता है हाई ब्याज पर देता है, अपनी शर्तों पर देता है। जैसे आप अपने देश में सब्सिडी नहीं लगाओगे, प्राइवेटाइजेशन करोगे, ग्लोबलाइजेशन करोगे, कंपनियों को बेचोगे, तो ये सारी चीजें IMF शर्तों पर रहती हैं, इसलिए लोग वर्ल्ड बैंक से लेना पसंद करते हैं। चलिए, तो वर्ल्ड बैंक सपोर्ट करता है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक देता ही लोन किस बेस पर है? तो वर्ल्ड बैंक लोन देता ही किस बेस पर है? रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के बेस पर देता है, तो लोग इसी से लेना पसंद करते हैं और यही इन्हें सपोर्ट करता है। चलिए, सिग्निफिकेंस भैया बहुत ज्यादा बड़ा सिग्निफिकेंस है इसका, तो आपको भी पता है कि भैया आज हमारी इकोनॉमिक जो शेयरिंग है इसकी वो बहुत ज्यादा है, और आज हमारे लिए सन बहुत ज्यादा है। अगर सन रहेगा तो हमारे पास एनर्जी रहेगी, एनर्जी रहेगी तो लाइफ रहेगी, इसीलिए इसका सिग्निफिकेंस भी बहुत ज्यादा। हमने स्कीम भी बहुत सारी निकाली हुई है इसी ही चलते। ओके, फ्रेमवर्क क्या है इनका भैया? जो निकाला ना, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड करके, तो फ्रेमवर्क बताया है, फोकस ऑन फ्रेमवर्क फॉर द फैसिलिटेटिंग द ग्लोबल कोऑपरेशन, कि भैया वर्ल्ड के साथ कोऑपरेट करके चलें। बिल्डिंग अ ग्लोबल इकोसिस्टम, चला भैया कि भैया जो वर्ल्ड का इकोसिस्टम है उसको और अच्छा करे, खराब नहीं करना है उसे। जो रिन्यूएबल एनर्जी पे ज्यादा काम करना है, मेनली सोलर एनर्जी के ऊपर। तो रिन्यूएबल एनर्जी, खासकर जो सोलर एनर्जी है उसके ऊपर हमें ज्यादा काम करना है, ये भी इनके एम के अंदर आता है। चलिए, और जो मेगा प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया है उसमें कुछ बातें रखी हैं, जैसे कि नेटवर्क बिल्डिंग, कंट्रीज, ये जो नेशंस हैं उनके बीच में नेटवर्क बिल्डिंग हो, कंपनीज हैं उनके बीच में क्या हो? नेटवर्क बिल्डिंग हो। ठीक है,
ट्रेनिंग हो। हार्मोनाइज ट्रेनिंग का मतलब होता है बेटा कि यहाँ पर काफी रेंज तक, काफी लंबी दूरी तक, लंबी दूरी का मतलब होता है जहां तक आप ट्रेनिंग दे सकते हो, जिन कंट्रियों को वर्ल्ड में दे सकते हो, वहां पर आप ट्रेनिंग अपनी पहुंचाइए। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है, इसका थोड़ा स्टैंडर्ड सही कीजिए, जो वर्क प्रोसेस है इसका स्टैंडर्ड है जो है इसका सोलर का, उसको रीजन टू रीजन पहुंचाइए। रीजन से सब रीजन, फिर सब रीजन से सब रीजन, जहां जितनी छोटी जगह हम पहुंचा सकते हैं वहां तक पहुंचाने की बात करी है। और फिर इनोवेशन तो है ही, हर एक कंट्री ने भैया कोलैबोरेट कर रखा है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर आईएससी जितने भी मेंबर्स हैं सबने बोला है कि हम भैया इनोवेशन में इनिशिएट करने के लिए तैयार है। तो आज हर कंट्री इनिशिएट करने के लिए तैयार हो गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मेगा प्रोजेक्ट जो भी मैंने बताया था उसमें इंडिया का क्या हाथ है ना। इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन में आईटीईसी स्कीम में निकली है, उसको क्या कहती है। इसके 3 पॉइंट निकल कर आते हैं। देखिए पहला है पॉइंट 1, जिसमें सपोर्ट विया ट्रेनिंग। देखिए इंडिया जो है काफी सारा सपोर्ट देने की बात करती है और सपोर्ट देती भी है, याद रखना है। देखिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन सपोर्टेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो आईएसए के जो मेंबर्स हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, उनको ट्रेनिंग भी दिलाती है और अपनी तरफ से मास्टर्स ट्रेनर भी भेजती है। कहां पर? फील्ड पर भेजती है वो। तो इंडिया का काफी बड़ा सपोर्ट है इसके अंदर, कि जो वर्ल्ड ने जो देखा है सपना उसको इंडिया सबसे ऊपर लेके चल रहा है ना। तो ये इंडिया कराता है और किसकी मदद से कराता है? तो आईटीईसी की स्कीम से कराता है। चलिए दूसरा क्या है? वे पॉइंट लॉजिस्टिक्स। देखिए इंडिया जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग ही कराता हो, ट्रेनिंग नहीं कराता, वो सामान भी बेचता है। ट्रेनिंग 21 डे की ट्रेनिंग कराता है, ऑल कॉस्ट ऑफ रोन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जितनी भी कॉस्ट, जितनी भी खर्चे आते हैं सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उठाती है। वर्ल्ड से आप आइए कहीं से भी और यहाँ से ट्रेनिंग कीजिए, तो सारा काम यही लेकर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है इसका? देखिए 18 और 19 का डाटा देखा जाए तो 113 कैंडिडेट एक और वो 25 कंट्री से उनको भारत ने ट्रेन किया, बकायदा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी गुरुग्राम के अंदर। देखा आपने? तो इंडिया ट्रेनिंग भी कराता है, लॉजिस्टिक्स भी प्रोवाइड कराता है और सभी इंडियन खर्चे के ऊपर। तो हम इसमें बहुत आगे हैं बाकी कंट्री से। सोचो हमने 25 देशों के 130 कैंडिडेट को ट्रेन किया है, कहां पर? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी गुरुग्राम के अंदर। और किसके सपोर्ट से किया है? वही अपने आईटीईसी की हेल्प से किया है ना, इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन की हेल्प से किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट है कि हमारी जो नेशनल सोलर मिशन जो मोदी जी ने निकाला है, इंडिया सोलर एनर्जी इनिशिएटिव है ये हमारा, ये एक मैक्रो पॉलिसी है और टारगेट्स हैं इंडिया के। ठीक है, क्या क्या है हमारे इसके अंदर कि भैया जितना भी नेशनल एक्शन प्लान के अंदर, पहले बात तो ये नेशनल एक्शन प्लान ऑफ क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का पार्ट है ये। दूसरा ये स्टैब्लिश किया गया था ग्लोबल लीडर्स, जो भी सोलर एनर्जी के जितने भी यहाँ पर ग्लोबल लीडर्स 106 जो देश हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उन्हीं के माध्यम से हुआ है। चलिए क्या क्या इसके टारगेट रखे गए हैं? टारगेट 1 टारगेट रखा गया है इसका कि 2022 में हमने 100 गीगावाट सोलर पावर प्लांट से हमने क्या लिया है? एनर्जी एक्वायर की है। तो इन्होंने ये इंस्टॉलेशन की बात करी थी, 2022 तक निकल गई, 2023 की बात करते हैं। 2023 तक इन्होंने क्या टारगेट रखा है कि 40% हम इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करेंगे। सोचिए कितना? 40% इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल करेंगे, कैपेसिटी बनाएंगे इतनी, और फॉसिल फ्यूल्स को कम करेंगे। किसको कम करने की बात की है? फॉसिल फ्यूल्स को कम करने की बात की गई है। फॉसिल फ्यूल वही जो अपन चलाते हैं, पेट्रोल डीजल वगैरह वही है ना। और 2030 तक उन्होंने क्या कहा है हमने कि 35%, कितना? 30 से 35% हम अपनी जीडीपी का काय में खर्च करेंगे अपना। अरे तो ज्यादा हो गया, 30 से 35%। रिड्यूस द इमिशन, अच्छा सॉरी, रिड्यूस द इमिशन इंटेंसिटी की बात की गई है कि हमारा जो इमिशन हो रहा है, किससे इमिशन हो रहा है? जो हमारा इमिशन हो रहा है, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन, अपने जो NO2 SO2 वगैरह रिलीज करते हैं, इतनी भी कैपेसिटी है, तो उसको हम क्या करेंगे? 33 से 35% 2030 तक कम करेंगे। ये निकाला गया 2005 से स्टार्ट किया था, 2030 तक हम क्या करेंगे? इसको कम कर देंगे। 2026 में चल रहे हैं, 4 साल और देखते हैं, फिर डाटा जब निकल कर आया कितने परसेंट कम हुआ है देखते हैं। लेकिन 40% हमने जरूर बात की है, 40% हम इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने की बात की है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ 40% पहुंच जाएंगे। लेकिन 30 से 35% हम जो अपना फॉसिल फ्यूल से होने वाले जो इमिशन है उसको भी कम कर देंगे।
नेशनल सोलर मिशन के चलते हुए आई है। अच्छा, अब कुछ स्कीम्स भी निकाली गई हैं भारत सरकार के द्वारा। क्या क्या निकाली गई है? जैसे कि सोलर पार्क मिशन निकाला गया है, सोलर पार्क स्कीम निकाली गई है, कैनाल बैंक एंड कैनाल टॉप स्कीम निकाली गई है, ओके, बंडलिंग स्कीम निकाली गई है, ग्रिड कनेक्शन एंड सोलर रूफ टॉपिंग स्कीम, जैसे वही वाला ऊपर आप जो सोलर प्लेट लगा सकते हैं। फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट भी निकाला गया है, तो ये भी आप देखिएगा। इससे द साइंस द ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द रिंग यूजिंग द रिन्यूएबल एनर्जी। वही है कि सोलर और विंड से जो एनर्जी जनरेट होती है, रिन्यूएबल एनर्जी, उसको यहां पर यूज करने के लिए कहा है और उसी का हम यूज करके एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। चलिए, अब चैलेंजेस भी कुछ बने हुए हैं। चैलेंजेस तो वही है कि यहां पर कोई इकोनॉमिक प्लान नहीं है, मतलब हमारे पास भी जितने भी 106 नेशंस हैं, जितने भी 106 नेशंस हैं, उनके पास कोई भी किसी भी तरीके का, एक भी तरीके का किसी के पास इकोनॉमिक प्लान नहीं है। इकोनॉमिक प्लान का मतलब है किसी के पास खाका तैयार नहीं है कि ये कह सके हम इस पे इतना पैसा लगाएंगे, इस पे इतना पैसा लगाएंगे। ठीक है। दूसरा, एक्सेस ऑफ फंडिंग, कि भैया फंडिंग की कमी बहुत ज्यादा है कि कोई कंट्री लगाना चाहती है, कोई नहीं। इंडिया काफी ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहता है, ये भी चीज है। कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, कि लोगों के अपने अपने इंटरेस्ट को लेकर कंफ्लिक्ट बने हुए हैं, कोई कहता है हमारे यहाँ पे हो, कोई कहता है हमारे यहाँ पे ना हो, वो कंफ्लिक्ट लगे हुए हैं। और सप्लाई चेन डिबेट, कि भैया जहां पर मांग है वहां पर सप्लाई नहीं हो पा रही है, और जहां सप्लाई हो रही है वहां मांग कम है, तो ये डिबेट लगी हुई है दोनों के बीच में। तो ये सारी चीज इसके अंदर चल रही हैं। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का यही खत्म होता है। सेशन पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, कल मिलते हैं एक नए ऑर्गेनाइजेशन के साथ। थैंक यू सो मच।